को पसंद नहीं देश का माहौल। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। सिद्दीकी ने दी अपने बच्चों को सलाह। विदेश में नौकरी और नागरिकता लेने की सलाह। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। सिद्दीकी को भारत में डर लगता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी के दिए एक बयान से सियासी उबाल आ गया है। एक कार्यक्रम के संबोधन में सिद्दीकी ने कह दिया कि देश का माहौल खराब हो गया है, देश में रहने लायक स्थिति नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों से भारत से बाहर ही बस जाने की सलाह तक दे डाली है और इसी को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा, लालू के बेहद करीबी और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। वही सिद्दीकी जो अपनी पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को अब अपने ही देश में डर लगने लगा है, देश का माहौल खराब लगने लगा है। तभी सिद्दीकी खुले मंच से अपने बच्चों के लिए यहां तक कह देते हैं कि देश का माहौल झेल नहीं पाओगे, विदेश में ही बस जाओ। सुनिए सिद्दीकी का 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम में दिया बयान जो काफी वायरल हो रहा है। बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। सिद्दीकी के बच्चे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा हासिल कर चुके हैं। ऐसे में भारत के माहौल को खराब बताकर सिद्दीकी क्या कहना चाहते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भारत में क्यों डर लगता है, ये बेहद गंभीर बात है। क्योंकि बिहार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर विवादित बयान दिया है। देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं आरजेडी के नेता। सिद्दीकी के मुताबिक देश का माहौल रहने लायक नहीं है। अपने बच्चों को विदेश की नागरिकता हासिल करने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों से कह रहे हैं कि अब माहौल ऐसा नहीं है कि उसे झेल सकेंगे। सिद्दीकी का बेटा हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर चुकी है। सिद्दीकी के बयान से गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 5 सवाल जो हर के मन में खटक रहा है वो ये कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने ही देश से डर क्यों लग रहा है। खुद बिहार की सियासत के बड़े चेहरे हैं तो बच्चों के लिए माहौल ठीक क्यों नहीं लग रहा। भारत सरकार के परमिशन से ही तो बच्चे विदेशों में पढ़े, तो फिर कैसा डर। लालू के बेहद करीबी सिद्दीकी आखिर देश के खिलाफ माहौल क्यों मान रहे हैं, क्यों देश का माहौल अचानक से खराब लगने लगा। सिद्दीकी 2007 में बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2010 में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे बिहार सरकार में लंबे वक्त तक मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के सफल राजनेता की पहचान है अब्दुल बारी सिद्दीकी की। लेकिन अब क्यों सिद्दीकी को अपना ही वतन बेगाना लगने लगा, इसका जवाब तो वे ही जाने। लेकिन उनके बयान पर सियासत बेहद तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष जहां इस बयान को निंदनीय करार दे रहा है, वहीं जेडीयू ने पूरी तरह से समर्थन किया है।
अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान का जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने समर्थन किया है। विजेंद्र यादव ने कहा कि देश का माहौल आप देख ही रहे हैं। देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सिद्दीकी साहब, आप ये क्या बयान देते हैं कि अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करवा के और कह रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप वहीं पे बस जाओ, देश का और बिहार का माहौल नहीं ठीक है। ये कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? खुद तो सब तरह का सुख भोग रहे हैं, बिहार ने आपको सब सम्मान दिया और आप इस तरह का पूरा सियासी बयान देते हैं। आपका बेईमान बयान है ये, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ठीक ही कह रहे हैं कि देश का माहौल जो हो रहा है देख नहीं रहे आप। 2 प्रांतों में जब वो हार जाती है तो उसका कोई न्यूज नहीं बनता है। हिमाचल में उनकी सरकार थी ना, दिल्ली में भी तो नगर निगम में था, वो दोनों जगह हारी, वो न्यूज नहीं मिला। लेकिन गुजरात छपता रहा 7 दिन 8 दिन तक। गुजरात, अरे गुजरात में तो पहले भी आपकी सरकार थी। कौन क्या कह रहा है ये उनका व्यक्तिगत मसला होगा, पर तथ्य तो ये है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कानून और व्यवस्था बहुत ही बेहतर है और बिहार की महागठबंधन सरकार बिहार की कानून और व्यवस्था को और बेहतर हर रोज बनाने के लिए कृतसंकल्प है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। सिद्दीकी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन 7 बार बिहार विधानसभा का चुनाव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जीता। 80 के दशक से अलग अलग सरकारों में मंत्री भी बने। 2007 में बिहार आरजेडी अध्यक्ष बने और 2010 में बिहार का नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। जेपी के सबसे करीबी शिष्य के तौर पर जाने जाते थे। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा और जीता भी। पहला विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सिद्दीकी को मंत्री बना दिया गया। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी अब्दुल बारी सिद्दीकी को सौंपी गई। 2015 की महागठबंधन सरकार में सिद्दीकी को बिहार का वित्त मंत्री बनाया गया था। अब अगर सिद्दीकी के बयान पर सियासत तेज है तो इसकी वजह भी है। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी को सियासत में इज्जत बिहार में रहते मिली है। देश भर में शोहरत भी उनके पद और सियासत की वजह से ही मिली। बच्चों की पढ़ाई इसी देश में हुई, अब विदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्यों सिद्दीकी कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब है? सिद्दीकी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देश रहने के लायक नहीं है? यह सवाल उठना लाजमी है। अगली खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां पर पुलिस नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई है। हार्डकोर नक्सली श्री कोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। राजघाट कोल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक इंसास राइफल को बरामद किया गया है, वहीं 125 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। 3 मैगजीन भी बरामद किया गया है। कई नक्सलियों के इस मुठभेड़ में हताहत होने की आशंका है। और लखीसराय से संवाददाता राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। एसपी पंकज कुमार ने पीसी करके जानकारी दी है कि पुलिस को यह सूचना था कि सुरेश कोड़ा और श्री कोड़ा कजरा के ये पहाड़ी इलाकों में मौजूद है अपने दस्तों के साथ और किसी बड़ी घटना का अंजाम देने के लिए जुटा है। इसी सूचना पे जब वहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया तो सबसे बड़ी कामयाबी श्री कोड़ा की गिरफ्तारी हुई है और श्री कोड़ा पर लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मामले हैं। एक इंसास की बरामदगी हुई है और 125 जिंदा कारतूस भी है। और सबसे अहम बात है कि जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची श्री कोड़ा के निशानदेही पे, तो पुलिस और नक्सली आमने सामने हो गए और लगभग 100 राउंड से अधिक गोलियां दोनों तरफ से चली है। आशंका जताया जा रहा है कि कई नक्सलियों को गोली भी लगी है। जी चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
चीन, अमेरिका सहित कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। बैठकों का दौर जारी है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में हालात से निपटने के लिए और किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए योजना बनाई जाएगी। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में इसे लेकर बयान दिया था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की थी। नए वेरिएंट का नुकसान देखते हुए भारत सरकार जो है वो काफ़ी अलर्ट पर है और इसी को लेकर बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और आज इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअली बैठक जो है आज 3 बजे बुलाई है और इसमें राज्यों से ये पूछा जाएगा कि वो किस तरीके से तैयार हैं, टीकाकरण के लिए क्या नीति है और T3 के लिए किस तरीके से तैयार हैं। साफ तौर पर जो चिट्ठी में निर्देश दिए गए थे उनके लिए राज्य जो हैं वो कितना तैयार हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में सबको ये बताया है कि पूरी तरीके से वो स्थिति के लिए तैयार हैं और भारत और चीन की कोई भी जो कनेक्टेड फ्लाइट नहीं है, तो जो भी फ्लाइट हैं वो इंटरनेशनली दूर से हैं, तो उन्हीं को देखकर पूरी तरीके से भारत सरकार जो है वो अलर्ट पर है। और एक इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है ट्रैवल को लेकर सामने आई है कि 2% जो सैम्पलिंग है वो की जाएगी, वैक्सीनेशन वगैरह सब देखा जाएगा। वहीं लोगों को भी बार बार समझाया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें और जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो पूरी तरीके से ये देखा जा सकता है कि बैठक का दौर जारी है, पूरी तरीके से समीक्षा की जा रही है। और आज भी ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी और इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से राज्य तैयार है। और साफ तौर पर इस वक्त भारत नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात हो जिस तरीके से ये वेरिएंट यहाँ पाया गया है और वाइडली स्प्रेड हो रहा है वो ना हो, उसको लेकर सब अलर्ट पर हैं। तो बैठक के साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं और अब तक के लिए साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये वाइडली स्प्रेड तो ज़रूर होता है लेकिन अब भी ये इतना ख़तरनाक नहीं है। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। वेरिएंट को लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की माने तो कोरोना की जांच कराई जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि बाहर से आने वाले लोग जो भी हैं, अगर उनमें पॉजिटिव की पुष्टि होती है तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। देखिए, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है और कल तक जो हमने डेटा पढ़ा था 3 ही एक्टिव केस है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है लोगों की। हमारी सरकार की नज़र जो है हर एक चीज़ों पर है और ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक हमारे सामने जो है आया नहीं है। और बाकायदा एवरी डे हम लोग रिलीज़ भी करते हैं, ये पब्लिक डोमेन में डालते हैं। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री का अगर ट्विटर या फेसबुक पेज खोलिएगा, अकाउंट देखिएगा, तो उसमें सारा अपडेट जो है कोविड को लेकर के हम लोग पब्लिक डोमेन में डालते हैं। अभी टेस्टिंग और ट्रैकिंग को लेकर अभी क्या आदेश दिए गए? नहीं, अभी टेस्ट वगैरह तो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और आपको बता दें देश भर में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो हम ही लोग कर रहे हैं, तो एकदम, और ये रुका नहीं है। रेलवे स्टेशन जब से कोविड आया है तब से ये रुका नहीं है और हमेशा जो है ये चल रहा है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो हो, RT-PCR जो टेस्ट है वो कंटिन्यू है। कोरोना को लेकर जारी अलर्ट के बाद बिहार में कोरोना की जांच फिर से शुरू हो गई है। पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। दोनों जगहों पर एंटीजन किट के माध्यम से जांच की जा रही है। अगर कोई मरीज जांच में पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे एम्बुलेंस से IGIMS लाया जाएगा और वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। पटना में जांच की प्रक्रिया का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर जहां पूरा बिहार अलर्ट पर है, वहीं आज से सार्वजनिक स्थलों यानी एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच शुरू हो गई है। तो पटना एयरपोर्ट की आपको तस्वीर हम दिखा दें, जहां पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है और एंटीजन किट के माध्यम से जो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनकी जांच शुरू हो गई है। अगर यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं तो यहां पर जो एम्बुलेंस लगी है उसके माध्यम से सीधे उन्हें आईजीएमएस ले जाया जाएगा और वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, यानी वहां पर सैंपल लेने के बाद जीनोम की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ये पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेन है और वायरस कितना खतरनाक है। तो ये पहल की गई है जिला प्रशासन के आदेश पर और ये देख सकते हैं यात्री हैं इस वक्त और मेडिकल टीम भी मौजूद है। तो ये बताइए, आज ही से आप लोग शुरू किए हैं? यस सर, आज ही से चालू हुआ है ये। ऐसे तो टारगेट भी कुछ दिया गया है? टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बाहर से लोग आएंगे ना उन सभी को मतलब जांच करके ही बाहर मतलब छोड़ना है। ये रैपिड किट के माध्यम? रैपिड किट के माध्यम। रिपोर्ट कब तक देंगे? रिपोर्ट सर तुरंत दे देते हैं। रैपिड किट का जो रिपोर्ट है तुरंत मिल जाता है यहीं पर। अभी जितने भी पॉजिटिव मिलेंगे उनको क्या करेंगे आप? पॉजिटिव मिलने के बाद हमारा एम्बुलेंस बाहर लगा हुआ है, उस एम्बुलेंस में बैठाकर जो है जीनोम के लिए जो है आईजीएमएस भेजा जाएगा या पीएमसीएच भेजा जाएगा, उनको भेजा जाएगा वहाँ पर। आपकी शिफ्ट कितने बजे तक? 2 बजे तक। 6 से 2? 6 से 2 और 2 से फिर सेकेंड टाइम में 2 से 10। अच्छा, जो यात्री आएंगे जो मास्क नहीं लगाएंगे, क्या आप लोग मास्क भी उनको देंगे? नहीं सर, मास्क नहीं है। मास्क लगाना अनिवार्य हो गया? यस सर। तो एक तरह से कोविड का फिर से जो है देश के कई राज्यों में आगमन हो चुका है। जिस बात का डर था उसकी फिर से एक बार शुरुआत हो गई है, यानी कई देशों में विस्फोटक स्थिति हो गई है। तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद बिहार सरकार अलर्ट पर है और पटना एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है। जो भी यात्री बाहर से आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी कोरोना जांच होगी और जांच में अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी जो है यहाँ पर एम्बुलेंस लगी हुई है और उनकी फिर से दोबारा जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जाहिर है अब मास्क लगाना सार्वजनिक स्थलों पर एक तरह से अब अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि मास्क लगाकर ही आप सफर करें। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों एक बार फिर से कोरोना की आहट दस्तक देने लगी है। दरअसल नया वेरिएंट BF.7 ने दुनिया को डरा दिया है। ये वुहान वायरस की तुलना में 4 गुना खतरनाक है और इससे वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी खतरा है। BF.7 का RO वैल्यू जो है वो 10 से 18.6 है। इससे एक मरीज से 18 लोगों को संक्रमण का खतरा है। BF.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। नए वेरिएंट को लेकर WHO अलर्ट पर है। कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट पर है और हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। हर तरह की सतर्कता, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बरती जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। सारण शराब कांड को लेकर उत्पाद विभाग का अभियान जारी है और इस अभियान के तहत तरह तरह के रोजाना खुलासे हो रहे हैं। उत्पाद विभाग ने ड्रोन के जरिए शराब की तलाश की है और आज ही शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। पुलिस ने एक शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया है। मौके का जायजा लिया सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में जहरीली शराब के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। खासकर उत्पाद विभाग लगातार उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां शराब के धंधेबाज अपना साम्राज्य कायम कर लिया और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं दिलिया रहीमपुर के उस इलाके में जहां शराब की बड़ी खेप बरामद की हुई है। आप देख सकते हैं कि वो जो तोड़ा जा रहा है उस पर जाना थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं ना कहीं परेशानी है। हम रजनीश सर से बात करेंगे। सर थोड़ा सा 1 मिनट, हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक भी यहाँ मौजूद है। हम पूरी विजुअल्स दिखा रहे हैं आपसे किस तरह से शराब को वहाँ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक भट्टी थी, हमने भट्टी को भी दिखाया था, वो भट्टियाँ तोड़ दी गई है और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। सर बहुत भारी मात्रा में शराब वहाँ बरामद की। जी, जैसे ही हम लोग हमारे ड्रोन ने डिटेक्ट किया, हमने दूसरी टीम को तुरंत एक्टिवेट किया, उसने वो भट्टी पे पहुंचे हैं और सारा डिस्ट्रक्शन का कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ भारी मात्रा में शराब, निर्मित शराब बरामद हुआ है। करीब 400 लीटर के आसपास है, जो पॉलीथीन में और ड्राम में पैक करके रखा, झाड़ियों में छुपा के रखा गया था। इसको ये लोग मार्केट में अभी निकालते, उसके पहले हमारी टीम पहुंचकर इस सारे को भी नष्ट कर रही है।
तो ये जो लगाते हैं कि ऐसे जगह क्यों चुनते हैं जहाँ पे कि इस तरह से भट्टी लगा? बिल्कुल, ये जगह इसलिए चुना जाता है कि जैसे हम लोग ड्रोन से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ ड्रोन को डिटेक्ट करने में दिक्कत हो, जैसे झाड़ियाँ हो, ये इस तरह के जगह पे लो, और दूसरा जहाँ पानी का इजिली अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि पानी में ही ये फर्मेंटेशन कराया जाता है गुड़ का। तो नदी के इस पार उस पार इन लोगों ने बना रखा है। हाँ, इसके पीछे क्या मकसद? इसके पीछे यही कि पहुंच पाने में, जैसे कि एक टीम आए तो पहुंच पाने में उसको दिक्कत हो, तो नदी के उस पार भी और इस पार भी निर्माण करते रहता है। तो बिल्कुल एक बार फिर अपने कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे किस तरह से उस शराब को नष्ट किया जा रहा है, नदी में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। ये शराब की कीमत कम से कम 30-40 हज़ार रुपये होगी, अगर बाजार में बिकता तो इसकी कीमत 30-40 हज़ार से ज़्यादा होती। एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी थी शराब के धंधेबाजों ने, लेकिन जैसे ही पुलिस का मूवमेंट हुआ ये तमाम धंधेबाज यहाँ से भाग गए हैं और जो फैक्ट्रियाँ बची है उन्हें अब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उन्हें अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई लगातार जारी है। मैं बता दूं कि छपरा में जहरीली शराब से लगभग 80 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद जो है ये कार्रवाई थोड़ी तेज़ की गई है। हालांकि समय समय पर यह कार्रवाई पहले भी होती रही है और इस बार ये कार्रवाई काफ़ी तेज हुई है और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पिछले 3-4 दिनों में। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बेगूसराय में भी उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दियारा इलाके में टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने दर्जनों भट्टियों की तलाशी की। पुलिस ने हजारों लीटर अर्ध निर्मित महुआ शराब और निर्मित महुआ शराब को बरामद कर नष्ट किया है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने 17 शराब कारोबारियों को हिरासत में लिया है। कल अभियान था हम लोगों का, उसमें करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें कि 16-17 बेचने वाले हैं लगभग और एक ही दो पीने वाले हैं। उसके अलावा जो है कई सारी भट्टियां भी ध्वस्त की गई, जिसमें कि हजारों केजी जामा मुआ को भी नष्ट किया गया और करीब 100 लीटर से भी ऊपर चुलाई शराब को भी नष्ट किया गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में।